Write short note on authentication of document, execution of negotiable instrument and execution of deeds of a company. तो हम लोग ने ऑलरेडी इसमें जो पढ़ लिया ऑथेंटिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, ये सेक्शन 21 में था. एग्जीक्यूशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डीड्स बाय अ कंपनी, ये कहाँ पर था? सेक्शन नंबर 22 में था. ठीक है, तो ये 21, 22 आपको पूरा का पूरा लिखना था यहां पर, बस डायरेक्ट क्वेश्चन था. अच्छा, 15 तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. ठीक है, तो हम लोग चलते हैं फिर वापस. कहां तक आ गए थे? सेक्शन नंबर 52 तक आ गए थे हम. सिक्योरिटी प्रीमियम, कल हमने इसके बारे में चर्चा कर ली थी बेटा. हमने कहा कि एक कंपनी अपने शेयर प्रीमियम पे इशू कर सकती है, जैसे कि प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में गुडविल होती है, ऐसे कंपनी में सिक्योरिटी प्रीमियम होता है. लेकिन इस प्रीमियम को आप देखो, प्रीमियम एक तरह से क्या है? शेयर बेचने पे हुआ प्रॉफिट है. कि आपका 10 वाला शेयर था लेकिन आपने 70 रुपए में बेच दिया, तो देखा जाए तो 60 रुपए आपका क्या हो गया? प्रॉफिट. लेकिन ये रेवेन्यू नेचर का प्रॉफिट नहीं है, ये तो कैपिटल है असल में. 10 वाला शेयर 60 में बेचा, 70 में बेचा, तो 60 रुपए प्रॉफिट नहीं है, 10 रुपए भी कैपिटल है और 60 रुपए भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कैपिटल ही है. इसलिए इस सिक्योरिटी प्रीमियम में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं. लेकिन प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना, पब्लिक इशू एक्सपेंसेस राइट ऑफ करना, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड पे करना, प्रीमियम पे करना, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज करना और फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू करना, ये सिक्योरिटी प्रीमियम के यूजेस हैं. सेक्शन 53 हम पढ़ेंगे बेटा एक्चुअली इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट के बारे में. सेक्शन 53 में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट. हाँ, देखो, डिस्काउंट पर शेयर इशू करना या किसी भी तरह से कंपनी की शेयर कैपिटल को कम करना, ये बात कंपनीज एक्ट को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है. जो स्लाइड अभी आप देखने जा रहे हैं, दिस इज नॉट रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक सेक्शन. दिस इज जस्ट अ सिंपल कंसेप्ट. सर हेडिंग क्रॉप हो रही है, स्क्रीन ऊपर है. बेटा वो ऐसे ही है, यहाँ थोड़ा ऐसा मिसमैनेज ही रहेगा, तो जैसा है वैसा चलाओ. आपको रोज सेटिंग कोई बिगाड़ देता है यहाँ आके. जैसा है वैसा चलाओ. तो अभी मैंने आपको कहा, वैसा इतना भी नहीं कट रहा है, थोड़ा कट तो रहा है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन फिर भी पढ़ने में आ रहा है. तो अभी मैं आपको ये कह रहा था कि कंपनी में ना कैपिटल कम करना ये गुनाह है. सर ऐसा क्यों? अरे यार, वो आपने देखा कभी कोई वॉर सीन देखा आपने युद्ध भूमि का? एटलीस्ट बाहुबली या दूसरी पिक्चरों में तो देखा ही होगा. महाभारत, अरे हाँ, लॉकडाउन में वो तो टाप दी थी तुमने महाभारत रामायण भी, तो कि चलो और कुछ नहीं तो ये भी सही. सबसे आगे ना पैदल वाले सैनिक होते हैं, भाला वाला लेकर के, तलवार लेके, फिर उसके पीछे घोड़े वाले, फिर उसके पीछे हाथी वाले, फिर राजा आखिरी में रथ वथ पे हो, है ना? दिस इज द सीक्वेंस. यार वो सीन देख के ना मेरे को कई बार डर लगता है. हैं सर, उसमें क्या डरने वाली बात? नहीं नहीं, वो जो पैदल सैनिक है ना, उधर अपने आप को इमेजिन करके देखो आप कि आगे आगे आप पहली दूसरी तीसरी लाइन में दौड़ रहे हो, आक्रमण, उधर से कुछ चिल्ला है, आपने उधर दौड़ना शुरू. ठीक है, देशभक्ति है, जज्बा है, ये सब ठीक है. अभी अपने जैसे लोगों को बोला आक्रमण, तो अपन दौड़ के जाए, उतने थक जाए, बोले 1 मिनट टाइम प्लीज, टाइम प्लीज, टाइम प्लीज. पर बेचारा एक तो दौड़ रहा है. अच्छा, दौड़ के सामने से भी 2-5-10 हजार आ रहे हैं, तो चलो आप अब लगातार लड़ना है आपको.
कब तक लड़ना है? शाम होने तक लड़ना है, सनसेट तक। तो चलो आधा एक घंटा आपने ऐसे तलवारें चला ली, 1 2 4 6 को मार के गिरा दिया, पर अल्टीमेटली आपको तो अब मरना ही है ना। आगे वाले तो मरे ही मरे, मतलब पक्का ही हो गया इनका मरना। तो फिर घोड़े वालों की बारी आएगी, फिर हाथी वाले की बारी आएगी, फिर रथ की आएगी, फिर उसमें भी राजा पीछा खड़ा होकर सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा कि नहीं मैं तो प्लानर हूं, तुम एग्जीक्यूटर्स हो। कंपनी में यही सारी चीजें जो हैं, अगर इसको देखो तो जो सबसे आगे पैदल दौड़ रहा है ना वो इक्विटी शेयर होल्डर है, और जो सामने से सेना आ रही है ना वो लॉस है। तो सामने से लॉस का आक्रमण हुआ, सबसे पहले चोट कौन खाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर। ये सारे मारे गए 200 करोड़ रुपए के, और लॉस इससे भी बड़ा निकला, तो उसके पीछे घोड़े पे सवार कौन है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ये भी सब 200 करोड़ के मर गए, इतना बड़ा लॉस हो गया। तो फिर उसके पीछे बारी आएगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, उसके पीछे फिर लास्ट में बारी आएगी किसकी? सिक्योर्ड क्रेडिटर। तो सिक्योर्ड क्रेडिटर पीछे रथ में सवार होकर इत्मीनान से युद्ध का दृश्य देख रहा है। ही इज वेरी हैप्पी कि यार लॉस छोटा है और आगे ये लोग कुशन है ये बहुत बड़ा है, बल्कि मैंने कंपनी को सिक्योर्ड लोन यही देख करके दिया है कि आगे ये सब डूबने को तैयार है, इनके बाद मेरी बारी आएगी, और इस कंपनी का बिजनेस, इसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के ऐसा लगता नहीं कि इतना बड़ा कुछ लॉस हो ही जाएगा। सो आई डू फील सेफ। पर क्या हुआ? आपको पीछे आगे की सेना दिखाई, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, चौथे पे आपको लाए, तो आपने देखा आगे सब सुरक्षित है। जैसे ही आप आके खड़े हुए, आगे की 3 लेयर गायब हो गई, आप सबसे सामने आ गए, या आगे की 1 लेयर छोटी हो गई, तो भी आपको डर लगेगा। अरे दोस्त बोल रहा है आपको, चल भाई झगड़ा हो गया, आप हॉस्टल में रूम के हॉस्टल के कॉरिडोर में, चलो 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 झगड़ा हो गया है, तो आप भी चले, हाँ चलो मारो मारो। आपको मालूम है करना धरना कुछ नहीं। खैर ये एग्जाम्पल लड़कों के लिए ज्यादा रेलिवेंट है, इस तरह की मार पिटाई वाला। अब लड़कियों की मार पिटाई कैसे होती है तो आप लोग बताओगे हॉस्टल में? बाल खींच दिए, उठा के जमीन पे पटक दिया? नहीं, ऐसे नहीं मारते हो, इतने हिंसक नहीं हो क्या? अच्छा ठीक है, बोल के ही निपटा देते हैं, हाँ डायलॉग्स में ही निपटा दिया यार, एक आध मार दिया तो रेपट दे दिया, बस ठीक है। इधर थोड़ा चुप करा दो बच्चों को, ए नालायको चुप हो जाओ, नहीं तो मामा जी आ जाएंगे। शिवराज मामा ने बोल दिया है बेटा सब बंद कर देंगे, तुम शांति रख लो जरा। सिद्धार्थ जैन, एक तो तुम लॉगिन लेट करो, फिर 4 बार ये पूछो कि कौन सा सेक्शन है, बता दो। बताना मत इसको कोई भी कौन सा सेक्शन है आज, ठीक है? सर कल टेस्ट कैसे होगा? एमसीक्यू टेस्ट है मेरा, तो तुम स्पेस में भी पहुंच जाओगे तो वहां भी होगा क्या? हाँ तो उससे क्या है, मतलब ऐसा अनाउंस हो गया क्या कि छुट्टी है? नाटा सर ने अनाउंस कर दिया कि कल छुट्टी है, पक्का? तो मेरा क्या कहना है, नहीं नहीं मेरी बात सुन लो, अब एक बात सुन लो, कल छुट्टी है तो मेरी बात ध्यान से सुन लो। लॉकडाउन ने कंडक्ट कैसे करोगे? हाँ बेटा मैं बहुत कंसर्न हूँ इन सब चीज़ों को लेके। मेरा तो क्या कहना है, आप कल आप घर में रहना है, तो कल कौन से सेक्शन का टेस्ट दे रहे हो आप? 1 से 42 41 दे रहे हो ना? हाँ तो 1 से 41 जो आप टेस्ट दे रहे हो वो तो आपकी तैयारी ऑलरेडी हो रखी है। अब कल लॉकडाउन तो करोगे क्या सुबह से शाम तक? तो मेरा ही कहना है कि कल सुबह ऑनलाइन अपन 1 to 41 का टेस्ट रख लेंगे, फिर लॉकडाउन है, कल छुट्टी भी है, दिन भर बैठ के पढ़ लेना, शाम को अपन 42 से यहाँ तक का भी रख लेंगे एक टेस्ट। तो कल छुट्टी करोगे क्या? ओ पुष्पा कह रहा है अरे सर क्लास है कल, अच्छा चलो फिर ठीक है कोई बात। मेरा टेस्ट तो ऑनलाइन है ना बेटा, आपको सेल्फ डिसिप्लिन में देना है। आपको लिंक आएगी टेलीग्राम के ऊपर, और जहां वो लिंक ओपन होगी वहां से 45 मिनट के लिए ओपन रहेगी, उसके बाद लिंक क्लोज हो जाएगी। तब तक आपको अपना आंसर सबमिट करने, रिजल्ट आ जाएगा आंसर सबमिट करते ही, एज सिंपल एज दैट। ओके, तो बेटा मैंने कहा कि यार आपके दोस्त आपको लगे चलो मारो,
और मारो, और आपको मालूम था कि पीछे जाके करना क्या, पीछे खड़े रह के चिल्लाना है मारो मारो मारो, आपने करना कुछ, तो आप भी चले गए। और हुआ ये कि आप गए और आप अपनी धुन में चिल्ला रहे हो मारो मारो, और दोस्त आगे से भाग गया। आपको लगा आप उसके पीछे खड़े हो, देन सडनली यू रियलाइज मैं आगे आ गया, भागने का मौका भी खत्म हो गया अब। तो यहां पर अब हम क्या करने वाले हैं कि अगर कोई हमको क्रेडिटर बनाए, मनी लेंडर बनाए, उसके बाद शेयर कैपिटल कम करे, तो उससे हमारी सिक्योरिटी बेटा जो है वो कम हो जाती है। इसलिए रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कंपनीज एक्ट में किसी भी तरह से अलाउड नहीं है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। उस साइड पे जो भी स्टाफ है बेटा, वो बच्चों को बातें करने से रोकें। इक्विटी शेयर कैपिटल इज अ प्रोटेक्शन वॉल, जिसके पीछे आप छुप सकते हो और लॉस का अटैक आप पे नहीं होगा। क्रेडिटर, मनी लेंडर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये सब सुरक्षित है, क्योंकि इनके आगे सीने पे गोलियां खाने को कौन खड़ा है? इक्विटी शेयर होल्डर। मान लो कंपनी ने इक्विटी शेयर बायबैक कर लिए, तो इनकी प्रोटेक्शन वॉल कमजोर पड़ गई, इन सब का आएगा ऑब्जेक्शन। नो माय लॉर्ड, ऐसा नहीं कर सकते। बच्चे इन्होंने नो करा, कंजूला अच्छा अच्छा नहीं करते बाय बाय, तो बच्चे ये देखो कंपनी चालाक निकली, बाय बैक तो नहीं कर रही। वॉल तो है उतनी बड़ी, लेकिन अब वो हॉलो है, खोखली है, डिस्काउंट है, दिख रही इतनी बड़ी कैपिटल, लेकिन सामने पैसे आए ही नहीं है, क्योंकि शेयर तगड़े डिस्काउंट पे इशू कर दिया, 10 वाला 1 में ले जाओ, 9 रुपए का डिस्काउंट है। तो यार ये गड़बड़ है। अगर इस तरह से कुछ हो रहा है तो दिस इज अगेन नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि इससे भी इनका प्रोटेक्शन क्या हो रहा है? कमजोर। इसमें भी ये लोग ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये निकल के आया है कि कंपनीज एक्ट में कैपिटल रिड्यूस करना इज नॉट इजी, इज नॉट अलाउड, और इसी तरह से डिस्काउंट पे शेयर इशू करना भी इनडायरेक्टली कैपिटल रिड्यूस करने के जैसा ही माना जाएगा। दैट इज एक्चुअली ऑल्सो नॉट अलाउड। तो सेक्शन 53 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। कंपनी मार्केट में आई, बोलती है 100 वाला शेयर 90 में ले लो, 10 का डिस्काउंट है, तो अथॉरिटी इसको रोक देगी कि कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं कर सकती है। सर ऐसा किसने बोला? मैंने नहीं बोला, सेक्शन 53 ने बोला कि आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि डिस्काउंट पे शेयर इशू करो। लेकिन इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं, तो आप एक काम करो, पहले छाप दो, तो फिर मैं आपको इसको समझा देता हूं। हाँ, होमवर्क चेक करो ना इनका। कौन सा क्वेश्चन है लड़को, बोलो। 16 ना? हाँ, जिन्होंने नहीं करा उनको उधर मेरे पास भेज देना। आए नहीं तो फोटो खींच के भेज देना मेरे को। जो होमवर्क ना करके कॉपरेट ना करे उसका फोटो मुझे भेज देना।
कंपनी को ये अलाउड ही नहीं है कि वो डिस्काउंट पर अपने शेयर्स इशू करे। हाँ, एक्सेप्शन क्या है? स्वेट इक्विटी शेयर इशू किए जा सकते हैं। सर वो क्या होते हैं, पढ़ेंगे ना। या फिर किसी डीआरएस में, डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम में, क्रेडिटर्स को डिस्काउंट पर शेयर दिए जा सकते हैं। सर भला वो क्या होता है डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम? थोड़ा नाम से ही पता चल रहा है कि एक कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन खराब है और कंपनी ने क्रेडिटर्स को अप्रोच करा, बोला देखो तुम सारे पैसे मांगने की जिद करोगे तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा, सो लेट्स डू द कॉम्प्रोमाइज, हम आपको रुपए में 25 पैसे दे देंगे या 50 पैसे दे देंगे, तुम्हारे 100 करोड़ बाकी है, 50 करोड़ लो और शांति रखो। और ये 50 करोड़ में भी 25 करोड़ तो कैश दे देंगे और 25 करोड़ रुपए के हम आपको अपने इक्विटी शेयर दे देंगे। क्रेडिटर्स बोलेंगे तुम्हारे इक्विटी शेयर की हैसियत ही नहीं है, इतनी घटिया कंपनी है, तो 10 वाला शेयर 10 में क्यों ले? बोला हम, बोले नहीं है, हम आपको 10 वाला शेयर 1 रुपए में देंगे, डिस्काउंट पे देंगे, क्योंकि वाकई शेयर की इतनी हैसियत नहीं है। तो सर अब तो दे रहे हो आप डिस्काउंट पे शेयर। हाँ, डेट रीस्ट्रक्चरिंग स्कीम के तहत क्रेडिटर्स को डिस्काउंट पे शेयर दिए जा सकते हैं। सर इन दो एक्सेप्शन के अलावा अगर कंपनी ने डिस्काउंट पे शेयर इशू कर दिया तो वॉइड, वो अलॉटमेंट कभी हुआ ही नहीं था, ऐसा मान लिया जाएगा। मान लिया जाएगा कि वो अलॉटमेंट कभी हुआ ही नहीं था। तो सर स्वेट इक्विटी शेयर आपने कहा अलाउड है। हाँ बेटा, तो सर वो क्या होते हैं? सेक्शन 2 क्लॉज 88। सबसे पहली बात, स्वेट इक्विटी शेयर्स इक्विटी शेयर्स हैं। नहीं बेटा, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन अलग चीज होती है और स्वेट इक्विटी शेयर्स अलग चीज होते हैं। ओके, इक्विटी शेयर्स विच आर इशूड टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज। सबसे पहली बात, हम ऐसे इक्विटी शेयर की बात कर रहे हैं जो किसको इशू किए जा रहे हैं? डायरेक्टर्स को। जो किसको इशू किए जा रहे हैं? एम्प्लॉयज को। मतलब जो लोग कंपनी में काम करते हैं उन लोगों को। कंपनी डायरेक्टर को या एम्प्लॉय को शेयर दे रही है, नंबर 1। बदले में डायरेक्टर या एम्प्लॉय क्या दे रहा है? देखो क्या दे रहा है, दिमाग। ओहो, सर निकाल के दे देगा। फिजिकली नहीं, लॉजिकली अपना दिमाग देगा एम्प्लॉय। बेटा बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बड़े मायने रखती है, जहां जोर जबरदस्ती से आप किसी से काम ही नहीं करवा सकते। भाई फैक्ट्री में मजदूर है तो सुपरवाइजर उसके लिए टारगेट सेट कर सकता है कि भाई दिन भर में 25 यूनिट खत्म करनी है तेरे को, उससे कम काम होगा तो नहीं चलने वाला है। तो आप उनके ऊपर नजर रखिए कि वो फुर्सत में तो नहीं बैठे हैं, वो फैक्ट्री से बाहर तो नहीं चले गए, उनके ऊपर प्रेशर डाल के काम करवा सकते हो। लेकिन एक सॉफ्टवेयर कंपनी है जहां क्लाइंट की प्रॉब्लम के लिए एक अच्छा सोल्यूशन क्रिएट करना है, अगर वहां प्रेशर डाल भी दिया तो एट द मोस्ट बंदे को डेस्क पे बिठा दोगे आप कि 10 से लेकर 6 तक हिलना मत, तू यहां से लंच ब्रेक के अलावा। डेस्क पे बिठा दोगे उसको, लेके हाथ भी नीचे नहीं, कीबोर्ड पे उंगलियां चलती रहनी चाहिए। वो चलाएगा, वो कोड भी लिखेगा, लेकिन ऐसे लिखेगा जो चलेंगे नहीं ढंग से। अच्छे प्रोग्राम ही डेवलप नहीं करेगा, अच्छे सोल्यूशन ही नहीं बनाएगा, क्योंकि यहां जबरदस्ती से काम नहीं हो सकता है, यहां तो अपनी खुशी से ही काम हो सकता है। यहां इनको आपको कुछ तो मोटिवेशन देना ही पड़ेगा। तो आप इन एम्प्लॉयज को क्या मोटिवेशन दे सकते हैं कि देखिए हम आपको कंपनी के शेयर देते हैं, हमने आपको कैश सैलरी दी, हमने आपको मुफ्त में रहने के लिए बंगला दिया, हमने आपको शॉफर ड्रिवन कार दी, कार विद ड्राइवर। इस सब के अलावा हम आपको शेयर्स भी देंगे फ्री में। कंपनी तो इस सब को पैकेज में जोड़ लेगी कि नगद सैलरी के इतने पैसे, इसके इतने पैसे, इसके। वो जो आप नौकरी करने जाते हो ना, तो बोलते हैं ना पैकेज मिला 10 लाख का, तो पूरे 10 लाख कोई कैश थोड़ी देते हैं। पैकेज में वो सब गिन लेते हैं, कैश सैलरी भी गिन लेते हैं और मकान का रेंट भी गिन लेते हैं और गाड़ी का किराया भी गिन लेते हैं
और हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट जो वो आपको नहीं चुकाना पड़ रहा है कंपनी को, वो भी गिन लेते हैं, और जो स्वेट इक्विटी शेयर वो आपको देंगे वो भी गिन लेते हैं। तो कंपनी का फायदा ये कि एम्प्लॉय को रेम्यूनरेशन का रेम्यूनरेशन दे दिया और जेब से एक धेला कैश लगा नहीं। एम्प्लॉय को सर आप भी कंपनी खोल सकते हो, हाँ तो खोल ही सकते हैं, बल्कि मैं हूं कंपनी में डायरेक्टर। तो अभी मुद्दा यह है कि एम्प्लॉय को सैलरी की सैलरी दे दी और जेब से पैसे भी नहीं लगे, ही इज हैप्पी, कह रहे वाह मेरे को एक बड़ी शेयर मिले। अच्छा, और एक फायदा, ये साल सैलरी आपने ज्यादा दे दी, वो तो एक फायदा हो ही गया आपका बिना कैश दिए। दूसरा, आप वो कंपनी का शेयर होल्डर बन गया, तो उसके अंदर ओनरशिप की फीलिंग आ गई, और वो ओनरशिप की फीलिंग के साथ काम करेगा तो बात ही अलग होगी कि ये मेरी अपनी कंपनी है, मुझे अच्छा काम करना है, कंपनी की तरक्की होगी तो शेयर के भाव बढ़ेंगे तो मेरा फायदा ही है। तो ऐसा करने से एम्प्लॉय बेहतर काम करते हैं और इसलिए कंपनी इन लोगों को शेयर देती। स्टार्टअप्स में तो नहीं आया वापस बता दो, नहीं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं, अभी तक कुछ समझाया ही नहीं बेटा, श्री राम, मैंने कुछ नहीं समझाया बेटा। इसमें सिर्फ मैंने इतना सा बोला कि जैसे आप एम्प्लॉय को कैश में सैलरी देते हो, मुफ्त में रहने के लिए मकान देते हो, ऐसे मुफ्त में आपने शेयर दे दिया बस। सर क्यों दिया? क्योंकि कैश सैलरी देने की जगह हमने शेयर दे दिए। वो चाहे तो इन शेयर्स को बाजार में बेच सकता है, हम चाहें तो उसके ऊपर कोई लॉक इन पीरियड भी लगा सकते हैं कि भाई कम से कम 2 साल तो रख, फिर बेच देना। कैश जब आप उसको देते हो तो वो घर जाके खा पी के खर्च कर देता है श्री राम। लेकिन जब, हाँ ये बिल्कुल ईसॉप जैसा है, डिफरेंस बेटा बताऊंगा, वो तब बताऊंगा ना जब मैं पहले स्वेट इक्विटी शेयर पढ़ा दूंगा। सो हैव सम पेशेंस। तो मैं क्या बोल रहा था कि आपने उसको शेयर्स दे दिए, कैश देते तो खा पी के खर्च कर देता, शेयर्स दे दिए तो संभाल के रखेगा, अपने आप को मालिक महसूस करेगा। और जो मालिक काम करता है वो नौकर जैसा नहीं करता है, मालिक तो फिर ज्यादा मन लगा के काम करता है। सर हमने उसको शेयर दिए, बदले में उसने क्या दिया? दिमाग, दिल दिमाग सब लगा के वो काम करेगा। ये शेयर या तो आप डिस्काउंट पे देते हैं, अलाउड है, या ऐसा नहीं बोलते कि डिस्काउंट पे दिए, आप इनको देते हैं काइंड में, कैश में नहीं देते हैं। कैसे देते हैं? काइंड। कैश और काइंड समझते हो? कैश वर्सेस काइंड। अब आपने यहाँ जो सैलरी, आपने जो यहाँ पे सॉरी फीस डिपॉजिट करी है वो कैश में डिपॉजिट करी है, वो काइंड में भी हो सकती थी कि आप बोलो कि सर यहाँ जो स्टाफ काम संभालता है तो मेरी क्लास आवर्स के अलावा बाकी टाइम पर मैं यहाँ काम संभाल लूंगा कुछ, तो मुझसे फीस मत लीजिए, उतना काम करवा लीजिए यहाँ पे। तो वो फीस कैसे हो जाती? काइंड में। तो एम्प्लॉय बदले में हमको क्या करके दे रहा है? काम करके दे रहा है, सर्विसेज दे रहा है। सर मतलब कैसी सर्विसेज दे रहा है? नो हाउ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कॉपी राइट्स, पेटेंट राइट्स, उसकी स्किल, वो सब अप्लाई कर रहा है। सर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्या मतलब निकला? अरे बेटा वो, अच्छा क्या होता है, वो अपने एम्प्लॉयमेंट में रहने के दौरान एम्प्लॉय ने अगर कोई भी से सॉफ्टवेयर डेवलप करा, सिस्टम डेवलप करा, तो जब वो नौकरी छोड़ के जाएगा तो इस सॉफ्टवेयर की एक कॉपी ले जा नहीं सकता वो कि बनाया तो मैंने ही, अब मैं भी बेचूंगा। नहीं नहीं, वो उसने जो इंटेलेक्चुअल राइट था उस सॉफ्टवेयर के ऊपर, वो उसने किसको दे दिया है? कंपनी को। बनाया उसने है, प्लानिंग पूरी उसकी है, दिमाग उसका लगा है, क्या शानदार चीज बनाई है, लेकिन वो उसका राइट क्लेम नहीं कर सकता। उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसके पास है? कंपनी के पास। अरे जैसे द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उन्होंने अभी हाल ही में क्या करा कि वैल्यू, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, ऐसे वैल्यूएशन स्टैंडर्ड्स भी होते हैं। अब मैं एक वैल्यूअर हूं, मुझे मालूम है वैल्यूएशन कैसे करना, तो सीए इंस्टीट्यूट ने क्या करा, अपने सारे मेंबर्स के भले के लिए एजुकेशन मटेरियल पब्लिश करा वैल्यूएशन स्टैंडर्ड पर, उसको एक्सप्लेन करने वाला मटेरियल। तो उसको पब्लिश करने के पहले मुझे भी पूछा कि वुड यू लाइक टू कंट्रीब्यूट, मैंने बोला यस। उन्होंने मुझे मटेरियल भेजा, उसकी मैंने एडिटिंग करी, उसमें एडिशन करा, गलतियों को सुधारा, नई चीज़ें जोड़ी, नए एग्जाम्पल ऐड करे, जिससे कि वो मटेरियल और इन्हेंस्ड हो, अच्छा हो, कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स उनको पढ़ें तो उनको ज़्यादा सहायता मिले।
ये सब काम करके मैंने उनको दे दिया, लेकिन उसकी बुक छपने के पहले मेरे पास एक फॉर्म आया, आईपीआर फॉर्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट फॉर्म। ये जो काम आपने करके दिया है, कल को आप इसको पर्सनली क्लेम नहीं कर सकते कि एक तरुण महाजन भी अपनी बुक छापे और उसमें भी यही सब मटेरियल दे दे कि भाई बनाया तो तरुण महाजन नहीं है ना, ये काम आपने हमारे लिए किया है। आईपीआर फॉर्म साइन करो, साथ में ये भी साइन करो कि काम आपने कहीं और से कॉपी नहीं करा है, ये आपकी ओरिजिनल क्रिएटिविटी है, ओरिजिनल थिंकिंग है। कल को हम आईसीआई के बैनर पे इसको पब्लिश कर दें और दूसरा पब्लिशर हमारे ऊपर क्लेम ठोक दे, क्यों तूने हमारा मटेरियल कॉपी कर दिया, तो तुम जेल जाओगे मिस्टर महाजन, हम उसके लिए लायबल नहीं होंगे। ये दोनों डिक्लेरेशन आईपीआर के अंदर मैंने उनको साइन करके दिए। ये होता है बेटा आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इसको कहा जाता है। तो इन काइंड तो यहां पर हमने कहा कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वो अपना दे रहा है कि काम मैं करूंगा और उस पर नाम आपका होगा। सर ये तो गलत बात है। नहीं नहीं, गलत क्या बात है, कंपनी सैलरी दे रही ना उसको और साथ में फ्री शेयर दे रही है, तो गलत बात कहां है। कंपनी की तरक्की होगी तो उसमें वो भी भागीदार बनेगा। ठीक है, कितने मिले सर आपको आईसीआईसी? नहीं बेटा, वी डोंट टेक कैश फॉर दिस, दिस इज अ सर्विस। ये आईपीआर की मुफ्त सर्विस है। अब हमने आईसीआई से सीखा यार, हम उनसे पैसे इस बात के कैसे ले लेंगे, कुछ तो मॉरल्स इथिक्स हो। तुमको मेरी पर्सनल लाइफ में बड़ा इंटरेस्ट है कि तुमने कितना कमा लिया, चल बता, और कमा भी लिए हो कहीं पे तो तुम्हारे क्या तकलीफ, छापो फिलहाल इसको। सर इसमें और ईसॉप में क्या डिफरेंस है, बताता हूं बेटा। क्या था कि ईसॉप में ना ऑप्शन देते हैं, ईसॉप में ऑप्शन देते हैं कि तू अगर टिक के काम करेगा तो आज से 3 साल बाद कंपनी के 10,000 शेयर, 10 रुपए पर शेयर, 50 रुपए पर शेयर, 100 रुपए पर शेयर, कोई भी एक भाव तय कर दिया। सुनो, अभी शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए, अभी शेयर की मार्केट वैल्यू 150 रुपए। कंपनी बोल रही है 10 वाला शेयर तेरे को 100 में देंगे। कंपनी ये भी बोल सकती है कि 10 वाला 200 में देंगे, सुनना मेरी बात ध्यान से, जबकि वो शेयर लिस्टेड कितने में, 150 में। और कंपनी ये भी बोल सकती है कि 10 वाला 10 में देंगे। ईसॉप डिस्काउंट पे नहीं होता है, कान खोल के सुन लो। ईसॉप या तो एट पार होता है या एट प्रीमियम होता है, और एट प्रीमियम में भी वो मार्केट प्राइस से ऊपर भी हो सकता है, मार्केट प्राइस से नीचे भी हो सकता है। आ जाओ बेटा यहां, तो इधर यहां मेरे इस पार, इधर आ जाओ। ऑनलाइन वाले देखना चाह रहे हैं, आपको कर लिया, ये आपके हैंड राइटिंग है तो पहले क्यों नहीं दिखाया उनको ये? अच्छा ठीक है, ओके। आप कॉपी घर पे फोटो बुलाना पड़ा, अभी इमीडिएट बुला लो, यहीं खड़े रहो, बुला लो, मुझे दिखा के चले। नहीं नहीं, अभी कर दो बेटा, बुलवा लो फोटो, तब तक यहीं बैठ जाओ और फिर मुझे दिखा देना। हाँ, तो ईसॉप में बेटा क्या होता है कि एक बहुत सिंपल बात होती है ईसॉप में कि आप वो शेयर डिस्काउंट पे नहीं देते हो, पार या प्रीमियम पे देते हो। 10 वाला शेयर है, आपने बोला 3 साल बाद तेरे को 100 रुपए में देंगे, 150 का तो अभी चल रहा है पागल, और 3 साल बाद तो ये तू मन लगा के काम कर, 3 साल बाद तो ये 250 का हो जाएगा, तब भी तेरे को कितने में लेने का ऑप्शन होगा, 100 में। सर और उस दिन मान लो 20 रुपए का रह गया तो मैं 100 में क्यों लूंगा फिर? अरे यही तो तेरे को शेयर थोड़ी दे रहे हैं, तेरे को शेयर खरीदने का ऑप्शन दे रहे हैं, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन। ईसॉप का जो ओपी है ना, वो ऑप्शन है कि तू चाहे तो पैसे दे के उस दिन शेयर खरीद लेना और चाहे तो मत खरीदना, और इस बीच तूने नौकरी छोड़ दी तो तेरा ऑप्शन अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो थोड़ा एक मालवी में शब्द इसको बोलते हैं ऐसे, टुंगाना, उसको थोड़ा टुंगाते हैं हम, ये ले ये ले शेयर, ये शेयर, ये शेयर, पर आज नहीं देंगे, 1 साल बाद देंगे, 2 साल बाद देंगे, 3 साल बाद देंगे, तब तक तू चकता रहे कि मेरे को शेयर मिलेंगे। ये ईसॉप है बेटा। और स्वेट इक्विटी शेयर इमीडिएट दे देते हैं, और वो डिस्काउंट पे भी दे सकते हैं, फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश भी दे सकते हैं, वो पार या प्रीमियम पे देना आपके लिए जरूरी नहीं होता है। ओके,
अरे तुम कितने फालतू सवाल पूछ रहे हो सुमित। आईसीआई शेयर इशू करता है, कह रहा है आईसीआई की शेयर कैपिटल ही नहीं तो इशू कैसे करेगा यार। हद हो गई। मतलब आईसीआई तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मोटो है ये इशू सुप्तेषु जागृति। क्या ये एशु सुप्तेषु जागृति। वो एक वल्चर बैठा है ना, पक्षी बैठा है ना एक बड़ा सा, उसके नीचे ऐसे हाफ राउंड सर्कल में लिखा है ये एशु सुप्तेषु जागृति, ये सोए हुए को जगाता है। हाँ सर, वाकई नहीं सोने देता, रात रात पढ़ना पड़ता है। अरे वैसा नहीं, वैसा नहीं। तो अ, वो सोए हुए को जगाता है, मतलब जो अज्ञान के अंधकार में सोए हैं उनको ज्ञान के प्रकाश में जगाता है, ऐसा, लाइक दैट। अब ये है ना, कुछ बच्चे टाइम पास को तरह हैं, उनके सवालों के जवाब मैं आज नहीं दूंगा। ये आपकी हैंड राइटिंग है, अच्छी है, ठीक है। नहीं, झूठ तो बोल नहीं रहा होगा बच्चा, क्योंकि मालूम है कि क्या है, यहाँ तो इस बिल्डिंग में कुछ वाइब्स हैं कि जो टीचर से झूठ बोलते हैं वो पक्के फेल हो जाते हैं। हाँ, कई साल से मैंने देखा और उन्होंने रिवील कर दिया। ओहो, चलो कुछ नहीं बेटा, आगे पढ़ते हैं अपन। सर ये स्वेट इक्विटी शेयर इशू करने की कंडीशंस क्या हैं? तो आप सिर्फ उसी तरह के शेयर स्वेट इक्विटी में दे सकते हो जिस तरह के शेयर कंपनी पहले इशू कर चुकी है। सिर्फ उसी तरह के शेयर स्वेट इक्विटी में दे सकते हो जिस तरह के शेयर कंपनी पहले इशू कर चुकी है। अच्छा सर, हाँ बेटा। फिर मतलब सर पहले हमने नॉर्मल इक्विटी शेयर इशू करे थे, अब ना हम डीवीआर इशू करना चाह रहे हैं। पहली बार हम अपनी लाइफ में पहली पहली बार डीवीआर इशू करना चाह रहे हैं, तो क्या पहली पहली बार स्वेट इक्विटी के फॉर्म में दे दें हम ये डीवीआर? नहीं नहीं बेटा, पहली पहली बार स्वेट इक्विटी के फॉर्म में नहीं दे सकते हो आप उसको। फिर उसके बाद में अगली कंडीशन क्या है? हे भगवान, इस दुनिया से कोरोना जाए न जाए, ये कॉलर ट्यून चली जाए। दूसरा, एक मिनट बेटा, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा अगर स्वेट इक्विटी शेयर देने हैं तो। सर ऐसा क्यों? अरे वोटिंग पावर अफेक्ट होंगे ना एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के इससे। जैसे ही आप स्वेट इक्विटी शेयर इशू करेंगे, मान लो आपने 1% स्वेट इक्विटी शेयर इशू करे, 1% स्वेट इक्विटी शेयर आपने इशू करे, तो उससे क्या होगा? एग्जिस्टिंग ऑनर का कंट्रोल तो डाइल्यूट हो जाएगा ना यार। तो वो तो नहीं चाहेंगे, मतलब चाहे ना चाहे उनसे हमसे परमिशन तो हमको लेनी चाहिए। तो स्पेशल रेजोल्यूशन इसलिए पास करना यहां पर जरूरी है। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए आपको मीटिंग बुलानी पड़ेगी। अभी हाल फिलहाल में एक स्वेट इक्विटी शेयर का वैल्यूएशन कर रहा हूं। एक बहुत बड़ा होटल ग्रुप है, वो अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को शेयर्स देना चाहता है, मुंबई बेस्ड है, और वो अपने मैनेजिंग डायरेक्टर को चाहते हैं कि कंपनी के 5% शेयर एज स्वेट इक्विटी शेयर दे दें, क्योंकि उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट करा है इस कंपनी को आगे बढ़ाने को लेकर के। और उनकी अब एमडी की शर्त है कि मैं आगे तभी काम करूंगा जब मुझे 5% शेयर एज ए रेम्यूनरेशन दिए जाएं।
तो अब वैल्यूएशन हो रहा है, पहले कंपनी के शेयर का वैल्यूएशन होगा, फिर उन्होंने जो योगदान दिया है उसका वैल्यूएशन होगा, फिर जब मैं एक वैल्यूएशन रिपोर्ट उनको दे दूंगा तो उसके बाद में एक वैल्यूएशन रिपोर्ट जब मैं उनको दे दूंगा, उसके बाद में जो वैल्यूएशन रिपोर्ट मैं दे दूंगा कि हाँ ये 5% शेयर की एलिजिबिलिटी रखते हैं, इनने इतना योगदान दिया है, और जिस भाव पे मैं उनको बोलूंगा उसी भाव पे उनको देना पड़ेगा, उससे कम, ज्यादा कम पे तो नहीं दे सकते, ज्यादा पे तो ठीक है। सर जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा वो तो मीटिंग में होगा। हाँ जी। तो सर मीटिंग के लिए तो नोटिस देना पड़ेगा। हाँ जी। तो सर उस नोटिस में हम क्या बताएंगे? नोटिस में हम बताएंगे कि स्वेट इक्विटी शेयर के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है। खाली इतना बोल के काम नहीं चलेगा, डिटेल दो कि कितने नंबर ऑफ शेयर आप स्वेट इक्विटी में इश्यू करना चाहते हैं, फिलहाल एक शेयर का एमपी मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, क्या बदले में आपको कोई कंसिडरेशन कैश या काइंड में मिला है। कैश में मिला है तो ठीक है, अगर काइंड में मिला है तो जो कंसिडरेशन मिला है उसकी वैल्यू कितनी है, और कौन से क्लास ऑफ एम्प्लॉइज को ये शेयर आप देने जा रहे हो। बेटा ये सब हायर क्लास को ही दिए जाते हैं। लेबर को स्वेट इक्विटी शेयर दोगे तो वो मोटिवेट नहीं होगा, क्योंकि उसके जैसे हजारों लेबर काम कर रहे हैं, एक को ढंग से काम करे तो कौन सा कंपनी तरक्की कर लेगी। पर मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, सीईओ, इस लेवल के आदमी को आप दोगे तो उसके ढंग से काम करने से जरूर कंपनी की तरक्की करने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये अभी बताना पड़ेगा कि कौन से क्लास ऑफ एम्प्लॉय को आप ये शेयर इशू करने जा रहे हैं। स्टार्टअप्स में तो यही कल्चर है, क्योंकि स्टार्टअप की जेबें खाली होती है, तो बड़े सैलरी पैकेज देने की उनकी ताकत नहीं होती है, तो वो इक्विटी शेयर देकर के लोगों को अट्रैक्ट करते हैं कि तू आज नहीं बाद में भी अमीर हो जाएगा। इन्फोसिस ने जिन एम्प्लॉयज को जितनी सैलरी दी थी ना शुरुआत में, उससे 10-20 गुना ज्यादा उन्होंने इन्फोसिस के शेयर से कमा लिया, जो इन्फोसिस ने उनको ईसॉप या स्वेट इक्विटी शेयर के फॉर्म में दिए थे। करोड़पति है कई एम्प्लॉय उसके, क्योंकि उन्होंने शेयर लिए, रखे, और अब शेयर के भाव काफी बढ़ गए। बोलो बेटा। नहीं, कंसिडरेशन तो हो सकता है ना। देख लो पिछली स्लाइड पे आपने क्या लिखा था कि या तो डिस्काउंट पे दिए जा रहे हैं या फिर फॉर ए कंसिडरेशन अदर देन कैश दिए जा रहे हैं, काइंड में दे रहे हैं कि उन्होंने जो मेहनत करी उसके बदले में हम उनको स्वेट इक्विटी शेयर दे रहे हैं। ओके। इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का वैल्यूएशन बहुत ही टीडीएस जॉब है बेटा, आसान नहीं होता है। वैसे तो पूरा का पूरा वैल्यूएशन ही बड़ा डिफिकल्ट काम है, लेकिन वैल्यूएशन इज मोर एन आर्ट एंड लेस अ साइंस। 2 और 2 4 होता है, ये साइंस होता है। 2 2 4 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है, और 22 भी हो सकता है, ये आर्ट है। तो ये सब एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से आता है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कैसे करें, और वो भी परफेक्ट नहीं होता है। आज आपने एक वैल्यूएशन करा, कल को वैल्यू बदल भी सकती। भाई शेयर्स बाजार में भी तो ये, शेयर मार्केट में तो ये होता है। आज एक शेयर 2000 रुपए का है, कल 1500 का हो गया। सर ऐसा क्या हो गया? भाई हो गया इस बीच ऐसा कुछ, तो बदलता रहता है भाव। तो ऐसे इन सब चीजों की वैल्यू भी बदलती है। हमको तो उस दिन की वैल्यू बतानी है जिस दिन ये डील हो रही, बाद में वैल्यू बदल सकती है, परसेप्शन बदल सकता है। यार मेरे पर्सनल क्वेश्चन प्लीज मत पूछो, वो किसी और दिन पूछ लेना। एक दिन रखूंगा मैं पूरा डेडिकेटेड, जब आप पर्सनल क्वेश्चन पूछ लेना। और मेरे बारे में जानने के लिए जैसे बायोग्राफी होती ना, ऐसी एक मेरी मैराथनोग्राफी है, जिसमें थोड़ी थोड़ी काइंड ऑफ बायोग्राफी है। मेरी मेरी एक ऑटोबायोग्राफी है, और पूरी लाइफ की नहीं है, लाइफ के सिर्फ एक हिस्से की है। एक मोटिवेशनल बुक है, मोटिवेशनल बुक माय मैराथन के नाम से। फिजिकल कॉपी पढ़ना चाहते हो तो अमेजोन पे अवेलेबल है, खरीद सकते हो 100 रुपए देके। सॉफ्ट कॉपी पढ़ना चाहते हो, FM/TM ऐप पर मुफ्त में अवेलेबल है, करंट अफेयर्स फोल्डर में, माय मैराथन। 3 घंटे का रीड है, मुश्किल से 2 घंटे का। लैंग्वेज अच्छी नहीं है, अभी से बता देता हूँ, गलतियां मत निकालना, निकालो तो अपने तक ही रखना। वो जब लिखी थी तब मेरा उतना अच्छा फ्लो पे कमांड नहीं था, और थोड़ा जल्दी में लिखा था। इंग्लिश में है, लेकिन सिंपल इंग्लिश है।
पढ़ना कभी टाइम मिले तो, मेरे बारे में बहुत सारी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी, तो यहाँ पे आपको पूछना नहीं पड़ेगा। मतलब मेरे लिए मैराथन दौड़ना वैसा था कि कोई एक बच्चे को 10th में 2 बार फेल हो गया हो, 12th में 2 बार फेल हो गया हो। अरे नहीं, मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं क्या बोलते हैं, मेटाफर, रूपक, कि मान लो एक बच्चा 10th में 2 बार फेल हो जाए, 12th में 2 बार फेल हो जाए, फाउंडेशन गिरते पड़ते पास हो, और अचानक उसको इंटर के दोनों ग्रुप और फाइनल के दोनों ग्रुप एक साथ दे के पास होना हो, वो भी ऑल इंडिया रैंक के साथ। उसके लिए जितना मुश्किल ये काम है, मेरे लिए उतना ही मुश्किल काम था दौड़ लगाना, जॉगिंग करना, उतना ही मुश्किल, बट आई डिड इट। तो मैराथन कभी नाम सुना होगा, आजकल तो बहुत पॉपुलर हो गया है, व्हेन आई डिड तब इतना पॉपुलर नहीं था। पढ़ना टाइम मिले तो। अच्छा, पढ़ भी लिया? नहीं। हु मूव्ड माई चीज पढ़ लिया? हाँ, मैंने रिकमेंड किया था आप लोगों को। हु मूव्ड माई चीज, हिंदी में भी आती, मेरा चीज किसने हटाया। चलो, एक बुक और है, आज ही लिख के रख लो, जिंदगी में एक न एक बार शायद जरूरत पड़ जाएगी। स्टॉप वरिंग, टाइटल है बुक का, स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग। हिंदी में भी आती है, चिंता छोड़ो सुख से जियो। इंटरनेशनल बेस्ट सेलर है, डेल कार्नेगी राइटर है। स्टॉप वरिंग स्टार्ट लिविंग, चिंता छोड़ो सुख से जियो। ज्यादा परेशानी आए तभी पढ़ना, अदरवाइज उस बुक का इंपॉर्टेंस या जील या फील, जो भी मजा है वो नहीं आएगा। जब आप अपने आप को बड़ा परेशान पाएं, दुखी हैरान पाएं, थोड़ा सा डिप्रेस्ड पाएं, तो बड़ी अच्छी बुक है वो। चलो, अभी तो ये बुक पढ़ो जो मैंने तुमको दे दी है, ये पढ़ लोगे तो दुखी हैरान परेशान होगे ही नहीं। ये नहीं पढ़ोगे तो ही डिप्रेशन आएगा। जो बच्चे मेरे नोट्स नहीं पढ़ते हैं वो वाली पढ़ना, स्टॉप वरी। जो मेरे नोट्स पढ़ रहे हैं उनको तो परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। सर, अगर हम लिस्टेड कंपनी है तो क्या हम स्वेट इक्विटी दे सकते हैं? अरे बड़े शौक से दीजिए, बट ऐसे केस में सेबी ने भी गाइडलाइन बनाई है लिस्टेड कंपनियों के लिए। सेबी ने भी गाइडलाइन बनाई है लिस्टेड पब्लिक कंपनियों के लिए, वो फॉलो करनी पड़ेगी। सर मतलब हम अनलिस्टेड हैं तो बच गए, हुर्रे। ना ना, अनलिस्टेड कंपनियों को जो प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो फॉलो करनी है। तो मतलब सर ये जो पॉइंट नंबर 1 2 3 इज नॉट इनफ, इसके अलावा भी बहुत कुछ है फॉलो करने को। हाँ, अनलिस्टेड को प्रिस्क्राइब गाइडलाइंस फॉलो करनी है, लिस्टेड को सेबी गाइडलाइंस फॉलो करनी है स्वेट इक्विटी शेयर्स के लिए। सर रियल लाइफ में देते हैं? हाँ, मैंने तो एग्जांपल दिया कि मैं अभी उसका वैल्यूएशन कर रहा हूं, इट इज अंडर कंसिडरेशन। स्टार्टअप्स में तो जबरदस्त कल्चर है इसका। सेक्शन 49 हमने पढ़ा था, कॉल्स ऑन शेयर्स। 50 and 51 कॉल्स इन एडवांस। 52 इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम। 53 इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। 54 इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। फिर से 43 टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। 44 45 सिलेबस से हट गए। 46 शेयर सर्टिफिकेट। 47 voting rights. 48 change in right of class of shareholders. 49 calls on shares. 51 calls in advance. 52 premium. 53 discount. 54 sweat equity share. फिर से बोलो 54 sweat equity share.
53, issue of share at a discount. 52, issue of shares at a premium. 51, calls in advance. 50, calls in advance. 49, calls on shares. 48, change in right of class of shareholder. 47, voting power. 46, share certificate. 43, types of share capital including DVR. सर सेबी की लिमिट है ना 20% कुछ, वो सेबी गाइडलाइन पढ़ो बेटा, अपने सिलेबस में नहीं है। प्रेफरेंस शेयर्स, इसके बारे में काफी कुछ बताया है सेक्शन नंबर 55 में। प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल और रिडीमेबल दो टाइप के होते हैं। इसमें से इररिडीमेबल इशू करना इंडिया में फिलहाल अलाउड नहीं है। इसकी एक लंबा इतिहास है। जब कंपनीज एक्ट 1956 आया था तो इंडिया में सिर्फ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ही अलाउड थे, रिडीमेबल अलाउड ही नहीं थे। फिर शायद 1988 के अराउंड एक अमेंडमेंट आया और उन्होंने बोला कि अब आप रिडीमेबल भी इशू कर सकते हैं मैक्सिमम 10 साल के लिए। फिर एक अमेंडमेंट आया, अब आप रिडीमेबल ही इशू कर सकते हैं 10 साल के लिए। फिर एक अमेंडमेंट आया, आप सिर्फ रिडीमेबल इशू कर सकते हैं मैक्सिमम 20 साल के लिए। फिर नया एक्ट आ गया, आप सिर्फ रिडीमेबल इशू कर सकते हैं 20 साल के लिए। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग के लिए मैक्सिमम 30 साल के लिए भी इशू कर सकते हैं। इतने सारे अमेंडमेंट टाइम टाइम पे हो चुके हैं। तो कोई आपको बोले प्रेफरेंस शेयर दो टाइप के होते हैं, रिडीमेबल इररिडीमेबल, डोंट टेक एन ऑब्जेक्शन कि रिडीमेबल तो होते ही नहीं है। इररिडीमेबल होते हैं, फिलहाल अलाउड नहीं है। सर इसके पीछे क्या रीजन है? जैसी सरकार को मार्केट की परिस्थितियों को देख के जरूरत लगती है वैसे वैसे सरकार नियम बनाती जाती है। अब जैसे कल शाम को एमपी गवर्नमेंट ने बोल दिया कि स्कूल कॉलेज 31 मार्च तक बंद रहेंगे। सर इसकी ऐसा क्यों करा उन्होंने? उनको जरूरत लगी, उन्होंने बंद कर दी। उनको जरूरत लगेगी कि नहीं अब खुल सकते हैं तो वो खोल देंगे। उनको जो लगता है वो वैसा कर देते। जैसे भरे लॉकडाउन में उन्होंने बोला कि भाई शराब की दुकानें खोलो देश भर में। बोले क्यों? क्योंकि बोले गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हो रहा है, लोग पी नहीं रहे हैं तो टैक्स कहां से कलेक्ट होगा? पिएंगे तो दारू बनेगी तो टैक्स हो रहे। तब जाके मालूम पड़ा कि बेवड़े अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, इनकी वजह से देश चल रहा है। तो सरकार टाइम टाइम पे ऐसे परिस्थितियों के हिसाब से नियम बनाती रहती है। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि जो दिल्ली स्टेट के उपराज्यपाल हैं उनके पावर्स बढ़ा दिए जाएं, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के पावर कम कर दिए जाएं, और राज्यपाल जिसका अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट करके बैठी है सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके पावर बढ़ा दिए जाए। सरकार है, उनको जब जैसा ठीक लगता है तब वैसा कर देते हैं। इररिडीमेबल इशू करना अलाउड नहीं है, रिडीमेबल इशू करना अलाउड है, पर मैक्सिमम पीरियड उनका कितना होगा? 20 साल। सर मेरे को ना 30 साल 25 साल के इशू करने हैं। तू कर ले भाई, 25-30 के भी इशू कर ले, लेकिन वो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की फंडिंग के लिए। रोड बनाना है, ब्रिज बनाना है, डैम बनाना है, पावर स्टेशन बनाना है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना है, रेलवे का डेवलपमेंट करना है, इलेक्ट्रिसिटी, बैंडविड्थ, वाईफाई, इनके लिए कर। पर उसमें भी एक शर्त है कि तू डायरेक्ट 30 साल बाद रिडम्पशन नहीं कर सकता। 21वें साल से 30वें साल तक हर साल कम से कम 1/10 शेयर रिडीम करते चलने पड़ेंगे। सर हमने 1 करोड़ के शेयर इशू करे तो मतलब 21वें साल में 10 लाख के रिडीम कर दे, 22वें साल में फिर 10 लाख, 23वें साल में फिर 10 लाख, ऐसे 1/10 30वें साल तक करते करते जीरो कर दे। पीस मिल ग्रेजुअल। सर हम ज्यादा रिडीम कर दें तो आपकी मर्जी, बट कम से कम जितना यहां बताया उतना तो करना ही पड़ेगा।
सर जो ऑलरेडी इरिडीमेबल इशूड प्रेफरेंस शेयर थे उनका क्या हुआ होगा उस समय? जब भी नया लॉ आता है तो ट्रांजिशन प्रोविजन तो हमेशा ही होते हैं ना। जैसे इंस्टीट्यूट भी टाइम टाइम पे सिलेबस बदलती है, कल को इंस्टीट्यूट अगले महीने नया सिलेबस लेके आ जाए सी इंटर के लिए, तो जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो तो पुराने सिलेबस में ही देंगे, बल्कि उनको 4-5 अटेम्प्ट तक 2-2 एग्जाम पेपर बनाती इंस्टीट्यूट, एक नए सिलेबस वालों का और एक पुराने सिलेबस वालों का। और पुराने वालों को चॉइस देते हैं कि तुम पुराने में ही देते रहो या तो अटेम्प्ट दर अटेम्प्ट या नए में शिफ्ट हो जाओ। फिर 5 अटेम्प्ट में भी वो पुराना वाला पास नहीं हो पाता है तो फिर बोलते बस अब पुराने का और पेपर नहीं होगा, अब तू चाहिए करना है तो नए में शिफ्ट हो जा। इसको ट्रांजिशन प्रोविजन बोलते हैं। तो जब ये इरिडीमेबल थे और सरकार नियम लाई थी तो सरकार ने बोल दिया था कि जिनके इरिडीमेबल हैं वो भी अगले 10 साल में रिडीम कर लें। समझ गए पुष्पक? छापो। कंडीशंस फॉर रिडम्पशन। यार प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर रहे हो तो वो जो पैदल सैनिकों के पीछे घुड़सवार है उनको कम कर रहे हो ना। सबसे पहले मरते हैं इक्विटी शेयर, फिर प्रेफरेंस शेयर, फिर अनसिक्योर्ड लोन, फिर सिक्योर्ड लोन। प्रेफरेंस शेयर कम कर दोगे रिडीम करके तो इक्विटी शेयर को तो ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, बट अनसिक्योर्ड लोन देने वाले को, सिक्योर्ड लोन देने वालों को तो ऑब्जेक्शन आएगा ना कि यार आपने इनको हटा दिया, हमारी सिक्योरिटी इससे क्या हो गई, कम हो गई। तो इसके लिए कुछ नियम सरकार ने बना दिए। सबसे पहली बात, आप केवल फुल्ली पेड प्रेफरेंस शेयर्स का ही रिडम्पशन कर सकते हो। पार्टली पेड का नहीं कर सकते। दूसरा, अगर कोई प्रीमियम पे किया जाता है ऑन रिडम्पशन, 100 वाला प्रेफरेंस शेयर अगर 120 में रिडीम हो रहा है तो आप बोलोगे पेड अप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 100 करोड़, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट 20 करोड़, टू बैंक 120 करोड़। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट पड़ गया आपके, इसका क्या करूं सर, इसको कैसे राइट ऑफ करूं? यार इसको एक राइट ऑफ करने का एक तरीका तो P&L में डाल दो, क्योंकि ये 20 करोड़ तो आपका लॉस ही है, ज्यादा देना पड़ा, मिले 100 थे, चुका रहे हो 120। या फिर आप इसको सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर दो धीरे धीरे करके, इकट्ठा धीरे धीरे जैसे भी करना है। या तो प्रॉफिट से राइट ऑफ कर दो या किससे राइट ऑफ कर दो, सिक्योरिटी प्रीमियम से। पर ये जो राइट ऑफ करने वाली बात कह रहा हूं ना, ये सिर्फ उन कंपनियों के लिए कह रहा हूं जिन पर इंड एस अप्लीकेबल नहीं है। जिन पर इंड एस अप्लीकेबल है उनमें ट्रीटमेंट अलग होता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का। इंड एस मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एस मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लिस्टेड पब्लिक कंपनियों को इंड एस फॉलो करने पड़ते हैं अकाउंटिंग करते समय। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिनकी नेटवर्थ 250 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए उनको भी इंड एस फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है। बाकी सब कंपनियां एएस फॉलो करती है। इससे ही आपको समझ में आना चाहिए कि इंड एस का कंप्लायंस टफ है और एएस का इजी। बहुत टफ है इंड एस, बहुत भारी, बहुत महंगे पड़ते हैं। तो वो इंड एस कंपनियों में प्रीमियम कैसे राइट ऑफ होगा? अरे वो इंड एस है बहुत बड़े बड़े, 200 पेज के इंड एस होता है एक एक, कई बार तो
और 200 पेज की हर एक लाइन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। सर वो हमको पढ़ने पड़ेंगे क्या इंडेस? हाँ, इंटर में नहीं तो फाइनल में तो पढ़ने ही पड़ेंगे सर। फाइनल में इंडेस पढ़ने पड़ेंगे। यस सर, बहुत पढ़ना पड़ेगा सर, मेरे को नहीं पढ़ना। अच्छा, कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत पढ़ना पड़ रहा है तो कोई तीर नहीं मार रहे हो, सब पढ़ते हैं। एमबीबीएस वाले आपसे ज्यादा पढ़ते हैं, भयानक पढ़ते हैं वो तो। 18-18 घंटे की सिटिंग होती है उनकी। एंट्रेंस एग्जाम ही इतनी टफ है कि पूछो मत। सीए फाउंडेशन के कंपैरिजन में जो एनईटी या पीएमटी होती ना, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होती है। आईआईटी, एनईटी, पीएमटी, पीईटी सीए फाउंडेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा टफ होती है। कोटा फैक्ट्री देखा होगा ना किसी ने? हाँ हाँ, क्या आवाज आ गई उधर से? तो भाई साहब, आप अकेले नहीं है जो पढ़ रहे हैं। कभी आपको ऐसा डिसएडवांटेज, अनप्रिविलेज फील हो कि अरे सर मैं ही पढ़ता हूँ, बाकी तो कोई पढ़ता नहीं, सब पढ़ रहे हैं, तो आप भी पढ़ रहे हो। सर ये पैसा कंपनी से चला जाएगा तो आउटसाइडर की तो सिक्योरिटी कम हो जाएगी। नहीं नहीं, डोंट वरी। या तो आप रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कर सकते हो आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ ए फ्रेश इशू। आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ अ फ्रेश इशू, यानी आपने इक्विटी शेयर इशू करे, पैसे आए, उससे प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए, या नए प्रेफरेंस शेयर इशू करे, उससे पैसे आए, उससे पुराने प्रेफरेंस शेयर रिडीम कर दिए। इससे किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि एक बंदा हटे, थोड़े घुड़सवार बोले हम तो घर जा रहे, मम्मी की याद आ रही, थोड़े घुड़सवार हटे तो दूसरे घुड़सवार आपने यहाँ पे लगा दिए, तो पीछे हाथी और रथ पे बैठे वाले लोग कंफर्टेबल है कि हाँ ये हटे, इनकी जगह दूसरे आ गए, थैंक गॉड। सीधे जो हैं तीर हमारे सीने पे नहीं चलने वाले, अब अबे आगे अबे हमारे ये लोग हैं। बट सर और कोई रास्ता है? हाँ, आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स भी कर सकते हो आप रिडम्पशन। सर यार ये तो बात ही नहीं समझ में। आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू, तो नए इशू से पैसे आए थे, वो पैसे हमने प्रेफरेंस शेयर को दे दिए, बट फ्री रिजर्व से कैसे रिडीम करें? क्या रिजर्व्स दे दें उनको, खिलाओ तुम्हारा सर्टिफिकेट दो प्रेफरेंस शेयर का, ये रिजर्व्स ले जाओ? नहीं 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 नहीं, फ्री रिजर्व्स नहीं होगा, ये रिडम्पशन तो कैश से ही होगा कि कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ढेर सारा कैश पड़ा है, उससे प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो जाएंगे, लेकिन एट द सेम टाइम पीएनएल से कुछ अमाउंट आपको सीआरआर में ट्रांसफर करना पड़ेगा। अकाउंट्स में पड़ा था आपने, अभी अभी पड़ा, वाह ताजा ताजा। 100 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर 110 करोड़ में रिडीम करे आपने, तो 100 करोड़ रुपए पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कर दो। सर ये बात समझ नहीं आई, क्या था कि इक्विटी शेयर आए, उसकी जगह प्रेफरेंस शेयर चले गए, तो सेफ्टी वॉल बनी रही। बट ये क्या था कि प्रेफरेंस शेयर गए तो हमने पीएनएल को सीआरआर में डाल दिया, तो इससे कहां से सेफ्टी वॉल बन गई? बेटा सीआरआर इज एज गुड एज पेड अप कैपिटल। सीआरआर, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, इज एज गुड एज पेड अप कैपिटल। सिर्फ एक ही यूज है सीआरआर का, आप जानते हैं, फुल्ली पेड अप बोनस शेयर के लिए। तो सीआरआर रहे या शेयर रहे, तो सीआरआर इज एज गुड एज पेड अप कैपिटल। मतलब जो पैसा पीएनएल के नाम में पड़ा था, जिसको कभी भी डिविडेंड के फॉर्म में बांटा जा सकता था, वो पैसा अब सीआरआर के नाम से पड़ा है, यानी वो पैसा कंपनी में परमानेंटली ब्लॉक हो गया। ये सही था सर, ये इधर से घुड़सवार हटे तो हमने मिट्टी के नए घोड़े बना दिए, यहां किसी दूसरे को ब्लॉक कर दिया इसके बदले में। जो अदरवाइज कंपनी से बाहर जा सकता था पैसा डिविडेंड के फॉर्म में, उसको ब्लॉक कर दिया, तो सिक्योरिटी अभी भी मेंटेन हो गई।
दिस इज द पर्पस। समझे आप? लेकिन सर ये सब तो ठीक है, रिडम्पशन का दिन आया और हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो अब मैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर। तो दीज वर रिडीमेबल थे, ये थे रिडीमेबल, लेकिन हुआ ये कि हमारे पास इनको देने के पैसे ही नहीं बचे। एक थी कंपनी, एक थे प्रेफरेंस शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने बोला दिस इज द टाइम फॉर रिडम्पशन, कम ऑन गिव अस आवर मनी बैक, ये लो प्रेफरेंस शेयर सर्टिफिकेट, सरेंडर्ड, कैश भेजो उधर से। कंपनी कह रही सॉरी हमारे पास पैसे ही नहीं है। एक काम करिए ना, आपने हमको पुराने प्रेफरेंस शेयर दिए ना, हम आपको कैश देने की जगह नए प्रेफरेंस शेयर्स दे देते हैं। कैश देने की जगह क्या दे देते हैं? नए प्रेफरेंस शेयर दे देते हैं। सर नए प्रेफरेंस शेयर दे देते हैं मतलब उसके लिए सबसे पहले आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन। परमिशन तो लो, ऐसे जो जबरदस्ती आपकी कैश नहीं दूंगा बदले में नए प्रेफरेंस शेयर ले लो। सबसे पहले ले लो स्पेशल रेजोल्यूशन, उसके बाद जाओ ट्रिब्यूनल के पास, जज साहब के पास जाओ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास, और एनसीएलटी भी अप्रूवल दे दे कि हाँ तुम्हारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर राजी हैं और तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, उनको पुराने के बदले नए प्रेफरेंस शेयर दे दो, तो फिर आप बदले में इनको नए प्रेफरेंस शेयर दे सकते हैं। तनिष जैन, बेटा टेलीग्राम की लिंक मैं दे चुका हूं, अपने दोस्तों से लेके ज्वाइन कर लो, ज्वाइन जरूर कर लेना क्योंकि टेस्ट की लिंक वहीं आएगी। ओके, टाइम आप लोग मुझे अभी बोल दो या मैं मेरे हिसाब से डिसाइड कर लूंगा फिर। ग्यारह से 12 के बीच, ठीक है। तो 11:15 लिंक तो मैं आज ही डाल दूंगा, लिंक आज ही डाल दूंगा, मगर वो ओपन होगी कल सुबह 11 बजे और क्लोज हो जाएगी। हमारी वोटिंग लाइंस अब बंद हो गई हैं, ऐसा मैसेज नहीं आएगा, बट 11:45 पे वो बंद हो जाएगी। तो ऐसा मत करना कि सर मेरे अभी 5 क्वेश्चन और बचे हैं फिर सबमिट कर देता हूँ। 11:45 तक सबमिट बटन दबा दोगे तो टेस्ट सबमिट हो जाएगी, नहीं तो जितने आंसर कर दिए हैं वो भी अनसबमिटेड ही रह जाएंगे। सर ये स्पेशल रेजोल्यूशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग में पास करेंगे क्या? हाँ बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग में ही इसको पास करना पड़ेगा अपने को। पर सर आपने तो कहा था इनको राइट टू वोट नहीं होता है। अरे पर जो रेजोल्यूशन इनको डायरेक्टली अफेक्ट करता है उसमें तो इनको राइट टू वोट होता है ना। पर सर जो डिसेंटिंग है उनका क्या? देखो हर जगह डिसेंटिंग को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, पर यहां है। बाकी सब जगह तो डिसेंटिंग है तो है, हम क्या करें भाई, मेजोरिटी ने जो बोला वही होगा। लेकिन यहां डिसेंटिंग को तो पैसे वापस करने ही पड़ेंगे। अच्छा, तो सर फिर कभी कोई कंसेंट देगा ही नहीं, सभी डिसेंटिंग हो जाएंगे ऐसे में। तो सबको मालूम है कि अगर हम सब डिसेंटिंग हो गए एक साथ तो कंपनी के पास देने को पैसा ही नहीं है, फिर तो कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाएगी, और इंसॉल्वेंसी में गई तो डिस्ट्रेस सेल ऑफ असेट होगा, तो रुपए के चाराने मिलेंगे, फिर ऐसी इमरजेंसी में एसेट बेची तो सब कुछ डूब जाएगा। इससे तो अगर कंपनी को एक चांस और दे दिया जाए तो फिर थोड़ा कंपनी वापस से जो नीचे गिर गई है फिर से उठ जाएगी ऊपर, और फिर हमारा सारा पैसा वापस मिल जाएगा। बल्कि एक्यूमुलेटेड डिविडेंड भी कंपनी देगी क्योंकि नए शेयर तो कंपनी क्यूमुलेटिव इशू कर रही है। तो अच्छा है, एक चांस दे दें। कोई बेचारा ऑलरेडी बीमार है, सोचो आप बीमार हो गए, पापा मम्मी बोले अब इसके इलाज पे क्या पैसे खर्च करने,
इसका तो खाना भी बंद करो आप, ट्रीटमेंट तो छोड़ो। अरे सर मैं तो मर जाऊंगा फिर। हाँ, तो सर इससे तो उनका भी नुकसान होगा। हाँ, इमोशनल छोड़ो, फाइनेंशियल भी होगा। सर फिर, तो फिर जब आप बीमार पड़ जाएं और कॉपरेट ना कर पाए, उनसे काम ना करें, पढ़ाई ना करें, तो भी वो आपको खाना भी देंगे, डॉक्टर के पास भी ले जाएंगे, दवाई भी दिलवाएंगे, इलाज भी करवाएंगे, पैसा भी खर्च करेंगे, ताकि आपका रिवाइवल हो जाए और उनका इन्वेस्टमेंट डेड ना हो जाए। इजंट इट? तो ऐसा करना पड़ता है। फिर भी सारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर तो ऐसे नहीं होते हैं, सब अगर अड़ जाएं तो फिर कंपनी का वाइंडिंग अप होके रहेगा। देखो इसके पैसे दिए तो ये तो जेट प्लेन की स्पीड से उड़ के भाग जाएगा, आप गया। छापो। सर चीटिंग करेंगे बच्चे तो करें, चीटिंग करने वाले तो क्लास में बैठ के भी चीटिंग करते हैं। लिखते जाओ। मैं एक कहानी भी सुनाता हूँ आपको। एक बार ऐसी हमारी रिटर्न टेस्ट चल रही थी, काफ़ी पुरानी बात है। एक लड़की चीटिंग करते हुए पकड़ी गई। तो उस समय यहाँ पे स्टाफ को ऐसे इंस्ट्रक्शन थे कि जो चीटिंग करे उसकी तो कॉपी फाड़ के फेंक दो इमीडिएट, बाकी कोई बात करना ही नहीं है। बाबर है। फिर क्या था, बवाल मच गया। फिर उस लड़की ने अपनी गन निकाल ली, टीयर गन। अरे गन नहीं, ब्रह्मास्त्र होता है वो तो। उसके बाद रोने लग गई। अब क्या कर, बड़ी मुसीबत। बाकी कोई लड़का आ जाए भिड़ जाए, मेरी कॉपी को फाड़ी, तो उसको और एक मिला के दो, मतलब लड़ सकते हैं। और अब वो रोने लग गई, क्या कर। मम्मी पापा को बुला लाई। मम्मी पापा भी बच्चे का साइड ले रहे हैं। क्या हुआ, चीटिंग कर रही थी तो। अरे कॉपी नहीं फाड़नी चाहिए थी। देन वी डिसाइडेड कि जो चीटिंग करता है करने दो, क्या करेंगे ऐसे बच्चों का। बेटा जिसको चीटिंग करनी है वो तो एग्जामिनेशन हॉल में भी कर लेता है। जिसको अपने करियर की खुद चिंता है वो घर पे भी ईमानदारी से टेस्ट देता है। तुमको करनी, तुम कर लेना। हम्म। कंपनी इस सेक्शन का फायदा तभी उठा सकती है जब कंपनी नहीं उठा पाएगी ना। कंपनी के पास पैसे, फिर भी कंपनी ये सेक्शन यूज कर रही है, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि ट्रिब्यूनल भी तो जाना है। ट्रिब्यूनल परमिशन ही नहीं देगा ऐसे केस में, राइट। चलो अभी ये सेशन हम यहीं क्लोज करते हैं। डाउट्स तो आप लोग पूछ लेना मुझसे जो सामने बैठे हैं बच्चे। ऑलराइट, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज टेस्ट। बाय बाय। हाँ बोलो बेटा आप। सेक्शन 23 का 53 का पेनल्टी वाला पॉइंट, कितने कितने रुपए पेनल्टी लगेगी, वही ना। हाँ तो बस वो जो लिखा है वही लगेगी बेटा। उसको याद करना है तो करो, नहीं करना है तो छोड़ दो। पेनल्टी के अमाउंट याद करना कंपलसरी नहीं है बेटा।